बीते दिनों हिंडनबर्ग कंपनी की ओर से अडानी ग्रुप पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, वो रिपोर्ट काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। अब उसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे डिसीजन में क्या कहा है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी वीडियो की रूपरेखा क्या रहने वाली है। वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को देखेंगे। बैकग्राउंड के बाद हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है उस पर बात करेंगे और अंत में हम सेबी को भी समझ लेंगे कि सेबी होती क्या है, सेबी के एक बैकग्राउंड को भी, ओवरव्यू को भी जान लेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है, जो पूरा टॉपिक है, उसे आप जीएस पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार, ये जो खंड है, यहाँ से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे मामले के एक बार बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पर जिस कंपनी का नाम आता है यानी कि हिंडनबर्ग कंपनी, क्या है ये कंपनी? इस कंपनी का जो गठन हुआ था वो 2017 में हुआ था और ये जो कंपनी है ये शॉर्ट सेलर के तौर पर काम करती है। शॉर्ट सेलर यानी कि ये जो कंपनी है ये शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके वहां से पैसा बनाने की कोशिश करती है। तो अगर आप संक्षेप में कहने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी ज्यादा पर बेचो और कम पर खरीदो की रणनीति अपनाती है। कैसे अपनाती है? तो मान लीजिए किसी कंपनी के जो शेयर हैं उसकी वैल्यू 10 रुपए है और आप जो है 10 शेयर जो है उस पर ट्रेड करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है और आगे चलकर इस कंपनी के जो शेयर हैं वो नीचे जाने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे? आप बाजार से 10 शेयर उधार लेंगे और उन शेयरों को उधार लेकर शेयर मार्केट में उन शेयर्स को बेच देंगे। यानी कि आपने क्या किया? आपने 10 शेयर मार्केट में बेचे जिनकी वैल्यू 10 रुपए थी, यानी कि आपने 100 रुपए के शेयर मार्केट में बेच दिए। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो शेयर आपने बेचे हैं, जो 10 शेयर आपने बेचे हैं, ये शेयर आपके पास मौजूद नहीं थे, ये शेयर आपने बाजार से ही उधार लिए थे। तो बाजार से ही उधार लेकर आपने शेयर बाजार में बेच दिए। अब होता क्या है? भविष्य में जाकर कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। 10 रुपए का जो शेयर था वो अब जो आपका पहले का 10 रुपए का शेयर था वो 8 रुपए का हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? आप बाजार में वो शेयर खरीद लेंगे। अब आपने जो खरीदारी की वो 80 रुपए में की, आपने जो बेचा था वो 100 रुपए में बेचा था। तो इस तरीके से आपको 20 रुपए का फायदा होता है। तो ये तो हमने बात की कि शॉर्ट सेलिंग किस तरह से काम करती है, लेकिन यहां पर तो केवल 20 रुपए का फायदा हुआ है। यहां पर हिंडनबर्ग ने अपनी जब रिपोर्ट जारी की थी तो कहा जाता है कि मिलियंस बिलियंस डॉलर में हिंडनबर्ग ने इस पूरी रिपोर्ट की वजह से पैसे कमाए थे। जो तमाम शॉर्ट सेलिंग की गई थी उस शॉर्ट सेलिंग की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है बनाए गए। तो ये हमने इस कंपनी पर बात की कि कंपनी काम क्या करती है। अब इसी कंपनी ने अडानी ग्रुप को भी टारगेट किया था। तो अडानी ग्रुप पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई जिस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की जो वर्किंग प्रोसेस है, जो कार्यप्रणाली है, उसमें जो समस्याएं मौजूद हैं उन समस्याओं को रेखांकित किया गया था, कि बताया गया था कि क्या क्या समस्याएं अडानी ग्रुप में मौजूद हैं। तो एक एक करके उन समस्याओं पर बात करते हैं कि किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया था। इसमें से जो पहली समस्या थी वो था कि कंपनी के जो शेयर हैं वो कंपनी के शेयर शेल कंपनियों के जरिए खरीदे जा रहे थे। क्यों खरीदे जा रहे थे? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि भारत में सेबी जो है यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो नियम ये कहता है कि सेबी के नियम ये कहते हैं कि भारत में जो भी प्रमोटर है वो प्रमोटर अपनी कंपनी का 75% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकता है। यानी कि अगर हम वर्तमान मामले में बात करें तो अडानी ग्रुप में जो गौतम अडानी जी हैं या फिर उनके परिवार के जो लोग हैं वो अपनी ही कंपनी में 75% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकते हैं। तो हुआ ये कि वहां हो क्या रहा था, वहां शेल जो कंपनियां होती हैं, जो नकली कंपनियां, जाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जरिए सबसे पहले उन कंपनियों को गठित किया गया और उन कंपनियों के जरिए पैसा घुमा करके अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद लिए गए। इससे होता क्या है? इससे सबसे पहले तो आपके पास आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाती है और जब आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप आपके शेयर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहला आरोप अडानी ग्रुप पर लगाया गया था कि वो शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाली कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कंपनियों का ना कोई एड्रेस है, जिन कंपनियों का ना कोई कर्मचारी है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई फोन नंबर है। इन कंपनियों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए किया जा रहा था। जो दूसरा आरोप था वो ये था कि अडानी ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा लोन दिखाई देगा। जो कंपनियां हैं पूरी तरह से लोन पर निर्भर हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में अडानी ग्रुप में 7 कंपनियां मौजूद हैं।
इन 7 कंपनियों में से जो 5 कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जो करंट रेशो है वो 1 से भी ज्यादा कम है। और जब किसी कंपनी का करंट रेशो 1 से कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी अपने संसाधनों के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने में समर्थ नहीं है। तो ये एक बड़ा आरोप कंपनी हिंडनबर्ग की ओर से लगाया गया था। इसके अलावा परिवार आधारित व्यवसाय भी बताया गया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि कंपनी के जितने भी प्रमुख पद हैं, उसमें 8 जो ऐसे पद हैं उसमें परिवार के लोग ही शामिल हैं। तो ऐसे में कंपनी में जो बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो डिसीजन परिवार के हित में लिए जाते हैं, वो डिसीजन फैमिली इंटरेस्ट में लिए जाते हैं, ना कि कंपनी के इंटरेस्ट में, जिसकी वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये तीसरा आरोप था। चौथा आरोप ऑडिट प्रक्रिया को लेकर था। आरोप ये लगाया गया था कि जैसे हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां जो अपना ऑडिट कराती हैं वो भी बड़ी कंपनियों से कराती हैं, जैसे मूडीज हो गया, केपीएमजी हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन पे हजारों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के साथ ये देखा गया कि अडानी ग्रुप का जो ऑडिट कर रही थी कंपनी, उस कंपनी में आपको केवल 4 पार्टनर्स दिखे थे और 11 कर्मचारी मौजूद थे। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी को ऑडिट करने का जो काम है वो ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसमें केवल 11 कर्मचारी मौजूद हैं। तो इसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे कि ऑडिट प्रक्रिया के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये हमने इन तमाम चीजों पर बात की जो भी आरोप हिंडनबर्ग कंपनी की ओर से अडानी समूह पर लगाए गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जांच जो है उसको ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। दरअसल इस संबंध में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी, उसमें ये मांग की गई थी कि ये जो पूरा मामला है, जो पूरी जांच है, जो इस रिपोर्ट की जांच हो रही है, जो सेबी की जांच हो रही है, वो जांच जो है वो सेबी से हटा करके आपको सीबीआई को दे देनी चाहिए, या फिर इस संबंध में आप कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी का गठन कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सेबी है वो एक टेक्निकल बॉडी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सेबी का जो टेक्निकल एरिया है वहां पर इंटरवीन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल उस एरिया में इंटरवीन कर सकता है जहां पर सेबी के नियमों की वजह से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट पड़ता हो, किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई इफेक्ट पड़ता हो, केवल वहीं पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। और क्योंकि सेबी जो है वो एक टेक्निकल मैटर को हैंडल करती है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सेबी के पास ही रखा है, इसको सीबीआई को देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी पहले ही 24 में से 22 आरोपों की जांच कर चुकी है, संबंध में रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है और केवल 2 आरोपों की जांच करना अभी रह गया है। और वो इस वजह से क्योंकि जो फॉरेन रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अभी तक सेबी के सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को एक टाइमलाइन भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है कि आपको 3 महीने के भीतर ये जो 2 आरोप बचे हैं इनकी जांच भी जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगला जो आरोप था वो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को लेकर था। दरअसल जब ये मामला सामने आया था और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया था। ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अब ये जो समिति गठित हुई थी, इस समिति के कई जो मेंबर थे वो बैंकिंग सिस्टम से आते थे। तो ऐसे में कई एक्सपर्ट लोगों ने इस समिति पर आरोप लगाया था कि ये समिति जो है बायस्ड तरीके से काम करेगी, बायसनेस जो होगी वो आपका अडानी ग्रुप के साथ होगी। तो इसी आरोपों को देखते हुए इन्हीं आरोपों को लगातार इन पर बात हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं और जितने भी मेंबर मौजूद हैं उन्होंने बहुत ढंग से, बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से काम किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हमने डिसीजन को भी देख लिया। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले को सेबी के पास ही रखा है। सेबी इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस को भी सही ढंग से मान लिया गया है। तो ये हमने इस पूरे मामले पर बात की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात की। अब एक बार हम सेबी पर बात कर लेते हैं। सेबी क्या है, सेबी किस विषय पे काम करता है? तो सेबी की अगर आप बात करें, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और इसी नाम का एक कानून था, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। इसी के प्रावधानों के तहत अप्रैल 1992 में सेबी का गठन किया गया था।
अब ये जो है एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय होने का मतलब ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसे संसद के कानून के तहत गठित किया गया है, यानी कि इसका जिक्र आपको भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। तो एक वैधानिक निकाय है। कार्य की अगर बात करें तो इसका प्राथमिक कार्य है कि भारत में जो प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जाए। भारत में प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके अलावा उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो विनियमन पर भी इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा इसके मुख्यालय की अगर आप बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में दिखाई देगा। कुछ इसके रीजनल ऑफिसेस भी मौजूद हैं, जैसे आपको अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में। ये 4 आपको रीजनल ऑफिसेस मिलेंगे। अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, यहाँ पर आपको रीजनल ऑफिस दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा और अगर आप बात करें, इस सेबी जो है इसको आप क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं। क्वासी की उस पर भी बात करते हैं और क्यों कहा जाता है ये, इसको भी समझते हैं। तो क्वासी जुडिशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास किसी फ्रॉड के मामले में, अनएथिकल प्रैक्टिस के मामले में जजमेंट देने की शक्ति भी मौजूद होती है। तो इसी वजह से इसको क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। क्वासी एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ये पावर है, या इसका ये काम कह लीजिए, इसका काम है कि जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो भी सेबी को ही प्राप्त होती है। तो सेबी को आप क्वासी एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, सेबी को आप क्वासी लेजिस्लेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत का जो प्रतिभूति बाजार है उसको रेगुलेट करने की जो शक्ति है वो सेबी के पास है। और रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन तब होगा जब सेबी इस संबंध में नियम बनाएगा। तो नियम बनाने की शक्ति भी सेबी के पास है, नियम को लागू करने की शक्ति भी सेबी के पास है, और अगर कोई व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने की शक्ति भी सेबी के पास है। तो ये इसी वजह से आप इसको क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये हमने सेबी की बात कर ली है। सेबी से जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी यहाँ पर हमने समझ लिया है। अब हम अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक करंट अफेयर के सवाल की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द शॉर्ट सेलिंग किस विषय से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय बाजार, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी आपका जेल प्रणाली, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी या फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड। तो इसका जो भी सही जवाब है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपको सही जवाब लगता है। अगर आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा दोबारा से रिवाइंड करिएगा, जहां पर हमने शॉर्ट सेलिंग की बात की है उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपको समझ में आएगा कि ये किस विषय से जुड़ा हुआ है। मिलते हैं आपसे कल। यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपसे कल मिलेंगे दोबारा से, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।